नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि कई ऐसे पार्षदों का कार्यकाल जो है 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। लेकिन निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि वो निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं टाटा नगर में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 10 में आए हुए हैं। तो यहाँ के जो पार्षद थे महेंद्र सरदार जी थे, हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन हमसे जुड़े हैं उनके पुत्र हैं शंकर सरदार जी हैं। आगे चुनाव में आने वाले हैं, इनकी क्या तैयारी है तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पूर्व इनके पिताजी को जनता ने एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। अगर दोनों टर्म को देखा जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अच्छी बताइए कि जनता ने आपके पिताजी को एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, तो अगर देखा जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? विकास का काम काफ़ी हुआ है। यहाँ जहाँ आवास का लाभुक हैं, एक एक लाभुक को आवास का लाभ मिला है, उनका पेंशन योजना चालू हुआ है। बात किया जाए विकास का तो सबसे बड़ा विकास का बात तब आता है जब गांव में सड़क और नाली का सुविधा हुआ जाए। आज तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर सड़क का मतलब शिलान्यास नहीं हुआ हो या फिर काम नहीं हुआ हो। आज भी उनके जाने के बाद मैं अपने हाथों से दो दो सड़क का काम करवा रहा हूँ और वहाँ सड़क बनाए हैं जहाँ पर पिछले नगर निगम का जब से हुआ है तब से आज तक सड़क नहीं हुआ है। लेकिन आज उनके द्वारा क्या बोलेंगे स्टार्ट किया गया था, उनके द्वारा पहल किया गया था जो रंग लाया है और आज वहाँ सड़क बन रहा है। सड़क का तो आपने बात कहा, लेकिन अगर बात करते हैं उनके कार्यकाल का, तो अगर उनके कार्यकाल में ओवरऑल देखते हैं तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाया गया? उनके कार्यकाल में ये तो गिनती तो हम नहीं किए हैं, लेकिन करीब करीब आप 200 जन का 200 घर जो कि सही में लाभुक है, आज जो कि सही में हकदार है, उनका आवास बना है। लगभग सभी के घरों में आज शौचालय है और जितने भी वृद्ध पेंशन है आज चालू हो गया है, उनके खाता में पैसे भी आने लगे हैं। और राशन कार्ड का तो पूछिए मत, अब कोई गिनती नहीं है, जो ज़रूरतमंद है उनको राशन मिला है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ उनके कार्यकाल में कि जो उनके लोग को उनके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? ऐसा काम है जैसे जो हम सड़क बताए थे, तो वो सड़क जो था कि विवादित जगह पे था, जो कि खैर सब अपना ज़मीन तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन उन्होंने एक पहल किया, दोनों के बीच में समझौता कराया, आज वहाँ सड़क बन गई है। ये उन जो सड़क का जो उपयोग कर रहे हैं वहाँ के लोग, वो हमेशा उनको याद करेंगे कि उनके चलते आज हम सड़क पे चल रहे हैं। जो उनके द्वारा और उनके पहल के द्वारा एक ऐसा बेहतर काम हुआ है जो लोग युगों युगों तक उनके काम को लोग याद करेंगे। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस बार की सबसे बड़ी समस्या है, देखिए हम जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, मैंने पता किया है, मैंने उसके बारे में जाना है, तो सबसे बड़ा समस्या है नशा का। आज जो है ब्राउन शुगर का नशा इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ के चढ़ा हुआ है। और दूसरा है शिक्षा का स्कूलों में शिक्षक की अभाव है और वो सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो एक स्कूल को मिलना चाहिए। हाँ, उसके लिए खैर उनका समिति, उनका हेडमास्टर जो है उनको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। तो अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो सबसे पहल रहेगा मेरा कि शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आप ये सुविधा जाके अपने उच्च स्तरीय से लेके आएँ, नशा मुक्त वार्ड के रूप में। वो वार्ड के रूप में हो। तो इससे मैं सबसे ज़्यादा हमको हेल्प चाहिए जो कि है प्रशासन का प्रशासन का हेल्प चाहिए, और जो नशा करते हैं उनके माता पिता का मदद चाहिए। बस अगर वो उनका मदद मिल जाएगा तो ये नशा मुक्त हो जाएगा। तो नशा मुक्त वार्ड आपका हो जाएगा। तो क्या सोचे हैं इसके अलावा शिक्षा, नशा मुक्त के साथ साथ आप इसके अलावा क्या कुछ सोचे इसके हैं? अलावा मैंने सोचा है कि एक काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा जाएगा। जो भी बच्चे हैं आजकल ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे आजकल ये तो आपका रिजर्व ये में आता है और मुख्यतः आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पर, तो लोग को क्या होता है कि एक मैट्रिक तक पढ़ा लिया बच्चा लोग को,
खासकर लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ कि मैट्रिक तक पढ़ा लिया या फिर किसी साल में अगर थोड़ा सा अच्छा ये इकोनॉमिक है उनके पास तो वो ग्रेजुएशन करा लेते हैं, उसके बाद घर में बैठा के शादी ब्याह कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनको प्रेरित करूँगा कि भाई आप अगर इतना दूर पढ़े हैं तो इसका फल आप अपने माता पिता को ज़रूर दें। आप तैयारी करें, आप शिक्षा के ये नौकरी लें और अपने आप पैरों पे खड़ा हों। तो ये हो गया। दूसरा बात है कि लड़कों के बारे में बोला जाए तो वही, अगर जब तक उनके पास कॉपी कलम रहता है तब तक ठीक है, जब तक कॉपी कलम का हाथ छूट जाता है तो वही नशा के आदी हो जाते हैं। तो ये काउंसलिंग का मेरा पहला स्टेप रहेगा कि मैं काउंसलिंग करूँगा कि हर गांव में जहाँ पर मेरा वार्ड जितना दूर, हाँ, संकल्प सभा ये करूँगा कि भाई आपने इतना दूर पढ़ाई किया तो आगे का आपका क्या विचार है। अगर आपका मार्गदर्शक नहीं हो पा रहा तो आप हमसे पूछिए, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक शिक्षित हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी सर्विस करता हूँ और सर्विस के साथ साथ मैं अपने वार्ड का भी ध्यान रखता हूँ। आज ऐसा उनके चले जाने के बाद आप आज किसी वार्ड वासियों को ऐसा मतलब महसूस नहीं हो रहा कि मेरा काम नहीं हो रहा। आज हर सबका काम हो रहा है, हर चीज़ का निष्पादन हो रहा है। आपको लेके एक आधार कार्ड से लेके आप पेंशन तक का फॉर्म का निष्पादन मैं करा रहा हूँ। यही काम चल रहा है मेरा। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में देखिए, मैंने सबसे पहले मेरे पिताजी उस समय थे तो उन्होंने सबके घर जा जा के उन्हें अपने घर में रहने का हिदायत दिया गया है कि भाई अपना घर से ना निकलें। अगर बाहर से कोई आता है तो तुरंत मुझे सूचित करें, मैं प्रशासन से बात करूंगा क्वारंटाइन के विशेष में। और दूसरा बात है कि सरकार से जितनी भी सहायता है, राशन का, खिचड़ी वितरण का, सबको हमने दिया। हाँ, अपने हाथों से दिया। किसी सबका जिसका किसी को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ा तो वो भी किया मैंने। तो इस तरह से मैंने कोरोना काल में अपने वार्ड वासियों को बचा के रखा और आज तक आप देखिए कि ना ही कोई कोरोना अब मरीज मिला होगा मेरा 10 नंबर वार्ड में, ना ही किसी की डेथ हुई होगी। अगर डेथ अगर गिना चुना हुआ होगा तो वो यहाँ के रहने वाले थे लेकिन वो बाहर में रहते थे। तो कोरोना से ही मौत हुई। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? ये तो सही नहीं है क्योंकि कोरोना काल के बाद आदमी का अभी जो भी भरण पोषण है वो तो अब कोरोना काल में ख़त्म हो गया आदमी का। अब वो नया सिरे से उसको चालू करना चाहता है। तो अचानक अगर सरकार देखिए, उसके बाद पहला बात है महंगाई बढ़ गई है। होल्डिंग टैक्स तो बात की बात है, पहले पेट भरेगा तब होल्डिंग टैक्स भरेगा। तो अगर वो महंगाई से नहीं लड़ पाएगा, उससे ऊपर जाके अपना अलग से कुछ खर्चा कर पाइएगा। तो सरकार को कुछ समय देना चाहिए। होल्डिंग टैक्स है ठीक है, वो भी एक कर का, राज्य का ही कर जाता है। तो लेकिन उनको एक समय देना चाहिए कि हाँ 2 साल बाद 3 साल बाद इसको अगर धीरे धीरे बढ़ाया जाए। जिस तरह से दुगना या 3 गुना बढ़ाया गया है, ये ठीक नहीं है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। अगर हो सके तो वापस ले ले तो और बढ़िया रहेगा इसको। अच्छा बताइए कि जब भारत का संविधान एक है और जनता के प्रतिनिधि आपके पिताजी भी थे और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी हैं, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और आप लोग को केवल मानदेय मिलता है, अगर आप पद से हटे तो वो भी खत्म। तो क्या इसमें पेंशन की सुविधा नहीं होना चाहिए? उनके परिवार भी हैं जीवन यापन के लिए, तो कुछ तो मदद चाहिए। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करती केंद्र सरकार, राज्य सरकार मांग यही करते हैं क्योंकि जो भी यहाँ से एक निर्वाचित हुए हैं वो भी एक मतलब एक वार्ड के प्रतिनिधि हैं। हमारे एमएलए एमपी भी एक प्रतिनिधि है। तो अगर उनको कुछ सुविधा दिया जाता है तो इनको भी सुविधा दिया जाए। तो एक सीमित तक लिमिट तक दिया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि एमएलए एमपी को जो मनोदय दिया जाए इनको भी मनोदय दिया जाए, वो नहीं। लेकिन एक सीमित सुविधा दिया जाए, एक सीमित पावर दिया जाए इनको कि कोई भी केस का निष्पादन इनके हाथ से हो। तो ये हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग है इसका। हाँ, इनका पेंशन भी चालू करना चाहिए इनका। क्योंकि देखिए, मनोदय तो कोई एक नाम मात्र का मनोदय दिया जाता है, उनसे उनका घर परिवार चलता नहीं। ठीक है, अगर चल भी जाता है तो उनके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। उन्होंने तो सारा 5 साल का जो समय है वो तो सेवा में समाप्त कर दिया है। ये तो एक सेवा का ही भाव है कि हम अगर निर्वाचित होते तो हम एक सेवक बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको जो मनोदय दिया जाता है तो ठीक है, मेरा घर चल जाता है। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम नहीं निर्वाचित होते हैं तब मेरा क्या होगा, तब तो हम 5 साल पीछे चल गए। तो ये एक सहायता राशि के रूप में उनका पेंशन चालू कर देना चाहिए, या अगर वो नहीं रहे तो उनके वो पत्नी जो है उनके पीछे जो है उनको एक पेंशन का लाभ दिया जाए। बस यही अगर ये दे देते तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छी बताइए कि राज्य सरकार मतलब हेमंत सरकार ने 1932 का खतियान को लेकर के कैबिनेट में पारित कर दिया है, पास कर दिया गया है। तो क्या लगता है 1932 खतियान से क्या मतलब कैसा लग रहा है आपको, क्या सही है? देखिए, अगर बोला जाए तो ये तो पूरा झारखंड का मांग था कि 1932 का खतियान लागू कर दिया जाए। तो उन्होंने लागू तो कर दिया तो चलिए एक तरह से ठीक ही बात है। लेकिन हम जैसे बोलते पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में 1932 में यहाँ पर जनगणना हुआ नहीं था।
तो ये इनका क्या किया जाएगा। तो उन्होंने एक ये भी छोड़ा है कि अगर आप यहाँ के वासी हैं तो आप ग्राम प्रधान से लिखवा के लाइए कि आप यहाँ के वासी हैं, तो आप ये आपको मान लिया जाएगा कि आप यहाँ के वासी हैं। तो वो चीज़ है कि आप ये पूरी मतलब फुल पावर में दे देना चाहिए कि आप ग्राम प्रधान हो या फिर आपका जो भी प्रतिनिधि है आप उससे लिखवा के लाइए, तो ही आपका काम होगा। और दूसरा बात है कि अगर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ के वासियों के लिए जो रिजर्वेशन का 77% किया गया है, वो एक तरफ से एक झारखंडी होने का पहचान बनेगा मेरा, ठीक है। तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जहाँ तक किया है सही किया है, और उनके बीच में जो क्लूट छोड़ा है उनको सही से ग्राउंड पे लाया जाए ताकि सबका क्लियर हो जाए। इसका कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई इसका मतलब ये विरोध नहीं होना चाहिए। वो क्लू नहीं छोड़े हैं बोल के आज जो भी है कई उनका दिमाग में यही है कि हम अगर झारखंड के वासी नहीं है तो हम मेरा कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने क्लू छोड़ा नहीं कि आप अगर यहाँ के सही में वासी हैं, आप ग्राम प्रधान से लिखवा के लाइए। एक बात हम बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ पूरा क्लियर होना चाहिए और एक एक आदमी के पास ये पहुँचना चाहिए कि भाई हाँ, हम झारखंडी हैं और हमें अपना हक मिला है। ये बताइए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो खाद्य पदार्थों पे जो टैक्स लगा दिया गया है, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि टैक्स बढ़ता है, हम मानते हैं क्योंकि हम भी पढ़े हैं लिखे हैं, तो टैक्स का बढ़ना भी ज़रूरी है। ये आपका देश के विकास के लिए, आपका जीडीपी इंक्रीज करने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन ये सही समय नहीं था। एक तरफ से कोरोना से बहुतों की नौकरी गई, बहुतों का जीविका उपार्जन का साधन चला गया। उसके बाद अचानक जैसे ही आप कोरोना से निकले घर से, तो पता चला कि 10 रुपये का चीज़ आपको 20 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो ये सही समय नहीं था, समय नहीं था। उन्होंने देखिए, वो भी तो एक बुद्धिजीवी इंसान है, उन्होंने जो भी फैसला लिया है राष्ट्र के हित के लिए लिया है, लेकिन सही समय पे अगर लिया जाता तो ये और बेहतर होता। तो आपने सुना है कि जिस तरह से और आगे की इनका क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि अगर जनता हमें मौका देता है तो इस वार्ड को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए, चाहे वो नशा मुक्ति को लेकर को हो, स्वास्थ्य के मामला में हो, शिक्षा का मामला हो, हर स्तर पे मैं डेवलपमेंट करने का काम करूँगा। और काउंसलिंग के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह में एक काउंसलिंग की व्यवस्था करेंगे और जो भी लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान करने का मैं कोशिश करूँगा। ताकि इसमें हम ये बोलेंगे कि जैसे आपका समस्या तो मेन है, आपका ग्रेस रूट लेवल पे यही समस्या है। आप कोई भी पार्षद बनता है तो रोड नाली आपका ये तो रूटीन वर्क है, आपका रास्ता। स्पेशल मेरा ये है कि मैं ये शिक्षा के लेवल पे जाऊंगा, रोजगार के लेवल पे जाऊंगा, नशा मुक्ति के लेवल पे जाऊंगा, ठीक है। और विशेष होगा इसलिए कि अगर मैंने रोक लिया तो मेरे को विकास करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारा विकास अपने आप होने लगेगा। इस लेवल पे मैं काम कर चुका हूँ, मेरे पिताजी काम कर चुके हैं कि वो विकास को रोक नहीं पाएगा कोई। हाँ। और दूसरा बात है कि देखिए, कोई भी अगर पार्षद बनता है तो वो तो आपका रास्ता बना देगा। आप अगर सही में उसके हकदार हैं तो आपको घर बना देगा, आपका बात शौचालय बना देगा। ये सब तो जो भी आएगा वो करेगा करेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि एक शिक्षा हो गया, एक स्वास्थ्य हो गया। अब नशा से रिलेटेड स्वास्थ्य है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, इस सब पे, और ये रोजगार के विषय पे, इस पे ज़्यादा मैं जोर दूंगा। तो आपने सुना कि कोई भी पार्षद आएगा तो सड़क, नली गली और प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय हो तो कोई भी काम कर लेगा, लेकिन विशेष आखिर जनता आप पे भरोसा क्यों करें, स्पेशल क्या कार्य होगा? तो इन्होंने बताया कि मेरा स्पेशल होगा काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के हमारा फोकस होगा कि हमारे वार्ड में, हमारा वार्ड जो है एक नशा मुक्त हो, शिक्षा में बेहतर से बेहतर कार्य करें और स्वास्थ्य को लेकर भी बेहतर सुविधा लोगों को मिल सके, जागरूक हो सके। जिस तरह से नशा मुक्ति को लेकर के देख रहे हैं कि यहाँ के जो मैट्रिक इंटर कर जाते हैं और करने के बाद जो है लोग नशा के गिरफ्त में पड़ जाते हैं, तो हमारा प्राथमिकता जो होगा वो नशा मुक्ति को लेकर के होगा। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।